आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप जानते हैं मैं बीएल बेवाल एक एक्स डीजीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हूं और गत 12 साल से मैं इंटरव्यू की तैयारियां कराता हूं। इन दिनों में कोरोना की वजह से अब 1-to-1 इंटरव्यू या फेस टू फेस इंटरव्यू की संभावनाएं नहीं है और जो अब अर्जेंट इंटरव्यू हो रहे हैं वो ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहे हैं। और मैंने देखा कि अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में स्केल 2 और स्केल 3 के जो इंटरव्यू होने जाने हैं तो इनके इंटरव्यू ऑनलाइन होंगे। तो आज की जो एक क्लास में आपको लेने जा रहा हूं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऑनलाइन इंटरव्यू में क्या तैयारी की जाए, कैसे उसकी तैयारी की जाए। तो देखिए, बेसिक चीजें कुछ इंटरव्यू की होती हैं वो आपको ध्यान रखनी है। और वो बेसिक चीजें कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स का पहले आपसे तैयारी रखनी चाहिए। उसके बाद बेसिक चीजों में आता है दूसरा कि आप जब नया इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप किसी सेंटर पे जाएंगे जो इन्होंने नॉमिनेट किया, तो आप जो है उस सेंटर पे जाएं तो क्या बेसिक चीजें याद रखनी है। देखिए, ऑनलाइन इंटरव्यू में कई बार कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स हो जाती है और कई बार जहां प्रश्न बोले जाते हैं आपको लेट पहुंचते हैं या आप जब बोलते हैं वो लेट पहुंचते हैं। इसे बफरिंग कहते हैं। उस बफरिंग से टाइम गैप होता है। तो पहले आप ध्यान रखिए बेसिक कि प्रश्न को प्रॉपर सुने, पूरा सुने, और अगर आपको पूरा अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है तो आप वापस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल कारण से अगर प्रश्न आपको पूरा समझ में नहीं आया, सुनने में नहीं आया, तो उसको रिपीट करवा सकते हैं। तो प्रश्न का क्वेश्चंस जो भी आए उसको आप पूरा सुने और समझें। उसके बाद आपका इंटरव्यू जो चालू होगा उसमें क्या क्या संभावित प्रश्न आपके हो सकते हैं। तो देखिए, एक इंटरव्यू होता है फ्रेशर का, लेकिन ये पोस्ट फ्रेशर के लिए नहीं है। ये पोस्ट है जिनके पास ऑलरेडी 2 साल का अनुभव है। तो आपका इंटरव्यू होगा वो एक्सपीरियंस बेस होगा, एक्सपीरियंस पर, इस पर होगा, एक्सपीरियंस पर इंटरव्यू होगा। और इसलिए आप जब इंटरव्यू का देंगे तो पहला प्रश्न हो सकता है आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाए। तो इंट्रोडक्शन में जो आप 2 भाग बनाइए, एक पर्सनल क्वालिफिकेशन का, एक पर्सनल एकेडमिक्स, और दूसरा जो आप बनाएंगे वो अनुभव का, एक्सपीरियंस बेस। और इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि आपने कहां का काम किया, कौन कौन से स्ट्रीम में काम किया, कौन कौन से सीट्स पे काम किया है। क्योंकि बैंक में जब आप काम करते हैं तो हो सकता है आपने कैश में काम किया हो सकता है आपने बैक ऑफिस में काम किया हो सकता है आपने फ्रंट डेस्क पे काम किया हो। तो अलग अलग जब काम किया है उसको अलग अलग बताइए, जिससे आपका लगे कि आपने ऑलमोस्ट जनरल बैंकिंग ऑफिसर की सारी सीटों पे काम किया है। तो आप इसको डिटेल में बताइए। अब पहला प्रश्न आएगा, व्हाई यू वांट टू लीव। व्हाई यू
वांट टू चेंज, क्योंकि आप या तो कहीं काम कर रहे हैं या आप वहां छोड़ चुके हैं और अब आप वापस बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपने बैंक ऑलरेडी छोड़ दिया है और पुनः आप यहां आ रहे हैं, तो पहला प्रश्न होगा आपसे कि आपने वहां छोड़ा क्यों, और अगर आप काम कर रहे हैं तो आपसे प्रश्न होगा आप वहां से क्यों चेंज कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है प्राय वो बच्चे जो प्राइवेट बैंकों में काम कर रहे हैं, जनरली पब्लिक सेक्टर में वो इस रूट के माध्यम से आना चाहते हैं। और इसलिए प्रश्न आता है कि आप प्राइवेट बैंक से सरकारी बैंक में आना क्यों चाहते हैं? क्या वहां काम की वजह से है? क्या वहां प्रेशर की वजह से है? क्या आपको यहां इजी लगता है? इस प्रकार के प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों के जवाब आपको तैयार होने चाहिए। और जवाब तैयार होने का मेन बेसिक है कि आप इसमें इधर उधर की बात मत करिए। आप ये चाहेंगे साहब मैं सरकारी बैंक में आना चाहता हूँ, वहां मैं प्रेशर रहता है, आप ये भी नहीं कर सकते। क्यों? आप प्रेशर छोड़ के काम करेंगे तो प्रेशर तो यहां भी रहेगा। बेसिक प्रॉब्लम क्या है वहां, और यहां पर आने का बेसिक रीजन क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। प्राइवेट सेक्टर में प्राय आईसीआईसी में बच्चे काम करते हैं और वो इस बैंक में आना चाहते हैं। तो जितने भी प्राइवेट बैंक्स में आप काम करते हैं वहां आपकी प्रोफाइल चेंज नहीं होती है, आप काम वो ही करते हैं, वहां स्केल्स इस तरीके से नहीं है। और यहां सरकारी बैंक में आपके स्केल्स है, और एक व्यक्ति को उन्नति जो होती है उसका जो प्रमोशन होता है वो स्किल से जाना जाता है। और इसलिए सरकारी बैंक में आप इसलिए आना चाहते हैं कि यहां आपकी स्किल चेंज होती है, यहां आपकी पोजीशन चेंज होती है, इंक्रीमेंट वहां भी मिलते हैं पर वहां स्केल्स नहीं होती। और यहाँ स्केल्स है, स्केल 1 के बाद में 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के पास 5 जो बनती है, आप एजीएम की स्केल होती है, उसके बाद डीजीएम की स्केल होती है 6, उसके बाद जीएम की 7। तो यह स्केल के माध्यम से आगे बढ़ सकते हो, जो कि प्राइवेट सेक्टर में आप एक प्रोफाइल जो है वो ही रहती है। और ये आपका वैलिड रीजन है चेंज करने का। उसके बाद आप इस प्रश्न से आगे निकलें और इसके बाद आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, दूसरा प्रश्न यही आएगा कि आप किसी सेंटर पे काम कर रहे हैं, उस सेंटर से आपको दूसरे सेंटर पे जाना पड़ेगा, रेलोकेशन होगा, तो क्या आप रेलोकेशन के लिए तैयार हैं? क्या आप स्टेशन दूसरे पे जाने को तैयार हैं? और इसका आंसर क्या है? देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर में बेसिक अंतर है कि प्राइवेट सेक्टर में आप कई बार एक ही सेंटर पर काफी समय तक रह सकते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर में एक ट्रांसफर पॉलिसी होती है और उस ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार 5 साल बाद में आपको वो स्टेशन छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये तो आप पहले से जानते हैं कि इस पब्लिक सेक्टर में आने का यहाँ पर एक ट्रांसफर पॉलिसी, तो आपको टाइम अलग अलग जगह पे काम करना पड़ेगा। और इसका आंसर यही है कि साहब, बिफोर अप्लाइंग और बिफोर कमिंग हियर आई नो दिस इश्यू, द ट्रांसफर और रेलोकेशन इज नेसेसरी हियर। इवन अगर मेरे को अभी आप पहले एक सेंटर दे देंगे तो भी अब बाद में जाके ट्रांसफर होगा, तो आई एम ऑलरेडी अवेयर विद दिस। कई बार महिलाएं होती हैं, उनको दिक्कत होती है, और महिलाओं को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा, सर ऑलरेडी दिस इश्यू हैज बीन डिस्कस्ड विद द फैमिली एंड आई नो द ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ द बैंक्स। और ये चीजें पहले से ही हम सोच के आपके पास आए हैं इंटरव्यू के लिए।
तो ये आप इस प्रश्न से देखेंगे कि ट्रांसफर जो है आपका रेलोकेशन जो है इसके बाद में आप तैयार हैं। अब इसके बाद में आपका इंटरव्यू बेसिकली आपके अनुभव के ऊपर होगा, और अनुभव में जनरल ऑफिसर्स के लिए क्या पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक जीवीओ का काम क्या होता है। व्हाट इज द जॉब रोल? जॉब रोल क्या है आपका, क्या काम करोगे, एक जनरल ऑफिसर क्या काम करेगा? तो देखिए साहब, एक जनरल ऑफिसर सबसे पहला काम होता है ब्रांच मैनेजमेंट। स्केल 2 में जाते हैं आप ब्रांच मैनेजमेंट को करेंगे। ब्रांच मैनेजमेंट, अब ब्रांच मैनेजमेंट क्या होता है साहब? देखिए, ब्रांच में सेकंड मैन आप होंगे, मोस्टली स्केल 2 स्केल 3 वाले सेकंड मैन होंगे। तो आपके पास चाबियां होंगी, ब्रांच को सही टाइम पे खोलना, सही टाइम पे बाद में बंद करना, सारी सिक्योरिटीज का ध्यान रखना। उसके बाद में समय पे स्टाफ आ रहा है, उनका स्टाफ को, अगर कोई स्टाफ नहीं आ रहा तो उस काउंटर पे दूसरे को लगाना। इसके बाद ब्रांच मैनेजमेंट में कैश मैनेजमेंट आता है। तो कैश मैनेजमेंट, और कैश आप जानते हैं हर एक ब्रांच में कैश की करेंसी चेस्ट नहीं होती है। तो कैश मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है, कैश को खोलते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए, कैश बंद करते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए। कैश की लिमिट होती है बैंक की और ब्रांच की, तो ब्रांच की लिमिट से ज्यादा कैश है तो उसका रेमिटेंस का प्रबंध करना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा कैश रखेंगे उसके दो नुकसान है। एक तो आपका ब्याज का नुकसान, क्योंकि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, मतलब उस पर कोई कैश जो आइडल होता है उस पर कुछ नहीं मिलता। और दूसरा, आपकी जो लिमिट होती है, आपकी इंश्योरेंस लिमिट है, उससे एक्सीड करता है। तो कैश मैनेजमेंट में यह आएगा। उसके बाद में बेसिक जो है आपका कि आप डे एंड, जो डे एंड होता है उस वक्त आपको रिपोर्ट्स निकलती है जिन्हें हम ईओडी कहते हैं, और ईओडी रिपोर्ट्स को आपको चेक करके और ब्रांच को टैली करना, ब्रांच टैली करना। ये ब्रांच टैली होनी चाहिए जब आप छोड़ सकते हैं। तो ये चीजें आपकी एक है ब्रांच मैनेजमेंट में आती है। दूसरा होता है बिजनेस मैनेजमेंट। सेकंड होता है बिजनेस मैनेजमेंट। और बिजनेस मैनेजमेंट क्या होगा साहब? बिजनेस मैनेजमेंट इसका मतलब यह है कि आपको एक टारगेट दिए जाएंगे और उन टारगेट में आपके डिपॉजिट, एडवांस और इनकम, आप जानते हैं इनकम के लिए थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के टारगेट होते हैं। आप चाहे सरकारी बैंक में काम करो चाहे प्राइवेट बैंक काम करो, आजकल मेन सोर्स ऑफ इनकम यही बिजनेस है जो आप थर्ड पार्टी का करते हैं। इसके टारगेट आपको पूरे करने, तो ये आपका टारगेट पूरे करने बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब मैं ये समझता हूं कि बिजनेस लाना, सोर्स करना। इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैसे लाएंगे और कहां जाएंगे? तो आप जानते हैं अगर आप डिपॉजिट लाएंगे तो सबसे पहला सोर्स तो यही है कि आपके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनसे आप लीड लीजिए, क्रॉस सेलिंग करिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर को क्रॉस सेलिंग करने और एक लीड जनरेट करिए। दो चीजें हैं आपकी, तो ये चीजें आपकी बिजनेस मैनेजमेंट में आती है। बिजनेस मैनेजमेंट के बाद दूसरा कस्टमर मैनेजमेंट। और कस्टमर मैनेजमेंट साहब क्या होता है कि कस्टमर मैनेजमेंट में आपके पास आएगा। देखिए, कस्टमर आपसे रात दिन काम करता है, कई बार उसको अर्जेंट चीजें चाहिए, कई बार आपके पास स्टाफ नहीं होता है, उसको लेट हो जाती है, कई बार कस्टमर को कंप्लेंट हो जाती है। कस्टमर कंप्लेंट होगी, लेकिन कस्टमर की कंप्लेंट का आप कैसे जवाब देते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और कस्टमर नाराज भी नहीं हो, उसका काम भी हो जाए, और लेट भी हो तो उसको प्यार से बोल दिया कि साहब अभी करते हैं, तो आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो यही कस्टमर मैनेजमेंट है। कस्टमर मैनेजमेंट एक चीज और आती है कि बड़े बड़े कस्टमर्स को आप, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका मतलब
आपके ब्रांच के मान लो 20 कस्टमर ही तो ऐसे होंगे जिनके पास 90% बिजनेस उनका होता है। आप 20 कस्टमर्स को कभी कभी बुलाते जाइए, कॉल करते जाइए, विजिट करते जाइए, उनको आप प्रश्न रखिए और उनकी हर आवश्यकता या उनसे और क्या बिजनेस लिया जा सकता उससे आप ध्यान रखिए। ये कस्टमर मैनेजमेंट में मैं मानता हूं। इसके बाद में आपके पास देखिए हर हायरार्की होती है इंस्टीट्यूशन में, और हायरार्की का मतलब यह है कि आपका भी एक बॉस होंगे। और ध्यान रखिए, मैं हमेशा एक ही चाल बताता हूं कि अपने सीनियर से आप कभी भी आप उनसे अपने संबंध गलत मत करिए। कहने का मतलब आप मधुर संबंध रखिए और उनके आदेशों की पालना करने की कोशिश कीजिए। ये आपका सीनियर्स के प्रति व्यवहार आपका देखा जाता है। सीनियर्स से ओबे, सीनियर्स इंस्ट्रक्शंस, इनको ओबे करना। तो सीनियर की इंस्ट्रक्शंस को ओबे करना, तो बेसिक आपका जॉब रोल क्या हुआ कि आप ब्रांच मैनेजमेंट करेंगे, उसके बाद कस्टमर मैनेजमेंट करेंगे, उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट करेंगे और सीनियर्स के आदेशों की और पालना करेंगे। ये आपका जनरल बैंकिंग ऑफिसर का काम है। अब प्रश्न आता है साहब इसके बाद में आपसे और क्या पूछा जा सकता है? तो देखिए आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो सकते हैं। जो आप ऑपरेशंस में काम करेंगे तो उसमें नॉलेज चेक की जा सकती है कि आप उससे आपके जॉब रोल में कुछ चीजें पूछकर आपकी नॉलेज देखी जा सकती है कि आप जानते कि नहीं जानते। उदाहरण के लिए मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे। सबसे बड़ा आजकल जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स में ये इश्यू आता है, तो केवाईसी नॉर्म्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप जानते हैं पीएमएलए एक्ट के तहत, पीएमएलए एक्ट जो है आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरबीआई ने केवाईसी गाइडलाइंस निकाली और टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कस्टमर की क्या क्या केवाईसी होगी। अगर वो कंपनी अकाउंट खोलना है तो कंपनी में क्या केवाईसी होगी, अगर वो पार्टनरशिप है या फर्म है तो उसमें क्या होगी। आपको पता है फर्म का खाता खोलेगा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपको पता है कंपनी का खाता खोलेंगे तो एमओए एओए कंपनी का रजिस्ट्रेशन और डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजुलेशन बहुत जरूरी है। और कोई भी कंपनी या फर्म हो उनका टैक्स का नंबर जरूरी है। तो ये चीजें आपकी केवाईसी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद री केवाईसी होती है, और री केवाईसी का मतलब क्या है? क्या ऐसा नहीं कि आपने एक बार केवाईसी ले ली वो परमानेंट होगी, नहीं। आपको 2 साल में, 8 साल में और 10 साल में री केवाईसी करना जरूरी है। जिनका अकाउंट्स में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है या रिस्क है उनमें 2 साल में रिव्यू, जो मीडियम वाले उसमें 8 साल में और बाकी 10 साल। तो ये केवाईसी के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में कुछ बैंकों के ऑब्लिगेशंस हैं जो केवाईसी के अंतर्गत बैंक्स ऑब्लिगेशंस क्या है। ऑब्लिगेशन का मतलब है कि बैंकों को इसमें और कंप्लायंस में क्या करना है। तो देखिए अब 2 रिपोर्ट होती है, एक सीटीआर और एसटीआर। ये है रिपोर्ट जाते हैं एफआईयू को। तो सीटीआर एसटीआर रिपोर्ट आपको आपकी ब्रांच की हो सकता है आपकी ब्रांच लेवल पे जाए, अदरवाइज बैंक एज ए होल भी जाती है। तो आपको ध्यान रखना कि कैश ट्रांजैक्शन जो है 10 लाख से ज्यादा के एक महीने में उनकी रिपोर्ट जाएगी, या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एनी अमाउंट इसकी रिपोर्ट जाएगी। तो ये आपके केवाईसी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास दूसरा प्रश्न आ सकता है जो आपका सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। क्यों आप सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो आपने एक सॉफ्टवेयर पे काम किया होगा, जैसे फिनिकल पे जनरली बच्चों ने काम किया और मोस्टली बैंकों में फिनिकल है, लेकिन नहीं, कुछ बैंकों में बैंक्स है, कुछ बैंकों में फ्लेक्स क्यूब है। तो आपका जो है फिनिकल या बैंक्स ये बैंक्स है, और यहां आपका फ्लैश क्यू है।
तो इनमें आपको आपने जो काम किया इसके बारे में प्रश्न हो सकते हैं, इसकी नॉलेज आपको होगी कि आपने काम किया। इसके बाद में कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, उनके पास में हो सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आरटीजीएस, एनईएफटी, रेमिटेंस के प्रोडक्ट हैं, स्विफ्ट का है, इसके बारे में प्रश्न हो सकते हैं। तो ये जो आपके प्रश्न जो है आपके ऑपरेशन से रिलेटेड है। इसके बाद में कुछ एकेडमिक क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे आपके एकेडमिक क्वेश्चंस में आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से संबंधित कोई प्रश्न हो सकते हैं, चेक से संबंधित कोई प्रश्न हो सकते हैं, और चेक से संबंधित प्रश्नों में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे कि एक कस्टमर है, वो चेक लेके आता है और ये चेक जो है उसमें डेट नहीं है, डेट नहीं थी, और अब डेट उसने दूसरी शाही से, अब डेट दूसरी शाही से लिखी, आपके सामने लिखी, और कई बार अमाउंट भी दूसरी शाही से लिखा है, उसका भुगतान करेंगे या नहीं करेंगे अगर कैश पेमेंट लेता है? तो साहब ऐसा है कि कई लोग सोचते हैं कि साहब दूसरी शाही होगी, शाही नहीं, ऐसे चेक का भुगतान करना आपको पड़ेगा। प्रिकॉशन यही है कि अमाउंट ज्यादा हो तो ज्यादा से ज्यादा आप कस्टमर को फोन कर लो, ओके, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। इसका मतलब क्या? पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विदाउट हैविंग सफिशिएंट ग्राउंड टू बिलीव दैट इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस, सेक्शन 10 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ऐसे आपको प्रैक्टिकली इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और प्रश्न होता है बैंकर्स लियन। बैंकर्स लियन, देखिए बैंक का एक जनरल लियन होता है, उसके प्रश्न आ जाते हैं, राइट ऑफ सेटअप के प्रश्न आ सकते हैं। एक खाता आपका लोन का है, उसी का खाता सेम नाम से आपका डिपॉजिट का है, लोन के खाते में किस्त नहीं है तो आप डेबिट करके और उस खाते को एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपका राइट है, इसको बैंकर्स लियन कहते हैं। तो ये प्रश्न आपके कुछ एकेडमिक हो गए, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गए, इस प्रकार के प्रश्न आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद में एक प्रश्न होता है, वो है आप इस संस्था के बारे में क्या जानते हैं। तो देखिए साहब, जिस संस्था का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जब इंटरव्यू देना है तो आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में अच्छी तरह पता, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मार्च के फिगर आ चुके हैं। मार्च का फिगर देखें कि इस बैंक ने क्या किया। देखिए बेसिक चीज है कि इस बैंक ने क्या टर्न अराउंड किया। तो आप देखिए इस बैंक की जो मार्च के फिगर है, इसका बिजनेस कितना है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ था। तो देखिए सबसे पहला ये बैंक जो खुला था 1935 में, 16 सितंबर। अब उसके बाद में इसका हेड ऑफिस का पुणे है। इसके बाद इसके चेयर है, सीईओ कौन है? एएस राजीव। एएस राजीव इसके है सीईओ है। अब इसके बाद में इस बैंक का ब्रांचें की, तो देखिए आप इस बैंक की ब्रांचें 1800 और कुछ ब्रांचें इस बैंक की 1831 के आसपास हो गए, 1833 के आसपास ब्रांचें। और इसके बाद में ये ब्रांचेज हैं, और एटीएम जो है इसके, एटीएम्स भी है 1800 कुछ के आसपास ही, 1851 के आसपास एटीएम, ये नेटवर्क है। इसके बाद इसका बिजनेस इन ब्रांचों से कितना आता है? देखिए आप, इसका बिजनेस है वो 2,44,000 करोड़ के आसपास, लाख करोड़ ये बिजनेस है। और बिजनेस का मतलब है बिजनेस डिपॉजिट और एडवांसेस क्या है। तो देखिए डिपॉजिट्स में ये डिपॉजिट्स हैं, और एडवांसेस इसके 94 के आसपास, 94,000, ये लाख करोड़, और ये जो है आपके ये लाख, ये एडवांसेज है। अब यहां से आते हैं साहब, इसमें से इनमें इनकी अच्छाई क्या है, इन्होंने क्या चीज चेंज की है। 20 साल का अचीवमेंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बहुत अच्छा है। वो क्या है? सबसे पहला कासा रेशो इनका, आई थिंक कासा रेशो आज की तारीख में बहुत अच्छा कासा रेशो इन बैंक का, 50.29% कासा रेशो।
व्हाट इज कासा? कासा मीन्स करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट. व्हाट इज कासा रेशियो? मीन टोटल डिपॉजिट में करंट और सेविंग का कितना भाग है, उसको हम कासा रेशियो कहते हैं. इस बैंक में दूसरा इनका एनपीए, देखिए इनका एनपीए, ग्रॉस एनपीए. ग्रॉस एनपीए पहले क्या था और अब क्या है? तो देखिए पहले इनका एनपीए था 16.40 और अब क्या हो गया? रिड्यूस. अब नया किया 12.81. इसका मतलब इन्होंने अपना एनपीए कम किया. ये अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट है. और इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट कि पिछले वर्ष इन्होंने जो लॉस दिया था 4,000 करोड़ से ज्यादा का, 4,784 करोड़, आज की तारीख में इस साल इन्होंने प्रॉफिट में टर्न अराउंड किया. आज 389 करोड़ का नेट प्रॉफिट है. तो इस बैंक की जो आपको पता होना चाहिए कि इस बैंक की क्या अच्छाइयां है, इस बैंक ने क्या टर्न अराउंड इस साल में किया. तो इस साल में इन्होंने एनपीए कम किया, नेट ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए किया. नेट एनपीए भी 4.77% के आसपास है. और कहां से इन्होंने बढ़ाया? और लॉस से प्रॉफिट में बैंक को ला दिया. और क्या है? तो देखिए एक चीज और आपको याद रखनी चाहिए कि इस बैंक ने जो लोन्स हैं, एडवांसेज हैं, उसका फोकस चेंज किया है. अब इनका फोकस काय पे? राम एडवांसेज पे. धीरे धीरे इसमें रिटेल, एग्रीकल्चर, माइक्रो, रिटेल, एग्रीकल्चर और माइक्रो, एमएसएमई, ये एडवांसेस का फोकस इन्होंने रखा है. और ये फोकस आप देखिए आज इनके राम के एडवांस हैं वो लगभग 57.29% के आसपास है. तो ये जो है आपका इस बैंक का अचीवमेंट है. तो इस बैंक के बारे में आपको ये पता होना चाहिए. अब एक प्रश्न और होता है, इस इंटरव्यू में एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, और वो प्रश्न क्या है? इस बैंक की खबर आई है, इसमें प्राइवेट उसको इक्विटी देंगे, तो बताइए आप इसमें डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप इस बैंक में रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखिए डिसइन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी का एक प्रोसेस है और धीरे धीरे जितने भी सरकारी संस्थान हैं उन सब में डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है. और डिसइन्वेस्टमेंट से कोई ये नहीं है कि साहब आपकी नौकरी जो है खतरे में आ जाती. डिसइन्वेस्टमेंट तो एलआईसी ऑफ इंडिया का भी होगा, डिसइन्वेस्टमेंट तो आपका आईडीबीआई बैंक का हो चुका और जो बाकी बचा है वो भी होगा, इस बैंक में भी होगा. इसका मतलब ये नहीं कि बैंक हमारे देश के स्ट्रॉन्ग बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी बैंक हो, और इनका पीछे सारा आरबीआई का, हमारा आरबीआई सबसे बढ़िया रेगुलेटर्स में से. तो ये अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा है तो आप कह देंगे सर, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस फॉर मी वेदर इट इज ए प्राइवेट ओन्ड बैंक और वेदर इज ए गवर्नमेंट बैंक, बट दी स्किल्स जिसके लिए आ रहे हैं वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा. तो साहब अब इसके बाद में प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? तो देखिए बैंक के बारे में हो गया, अनुभव के बारे में हो गया. इसमें एक चीज और दे रखी कि अगर आपके पास क्रेडिट का कोई अनुभव है तो आपको एडिशनल वेटेज मिलेगा. तो साहब देखिए आपका क्रेडिट का एक्सपोजर जिन बच्चों का है तो आपको पता है क्रेडिट में क्या है. देखिए क्रेडिट में दो चीज है, एक तो होती है आपकी रिटेल क्रेडिट, और रिटेल क्रेडिट में जो है कंजप्शन क्रेडिट है, जिसमें कंजप्शन क्रेडिट कहते हैं. इसमें तो आपका कोई ज्यादा वो नहीं है असेसमेंट वाली चीज, क्योंकि ये आपका जो है या तो हाउसिंग लोन है, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, ये लोन्स करने में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें सारा इनकम क्राइटेरिया देखा जाता है.
मेनली। और इनकम वेरिफिकेशन कैसे होगा? या तो आपका सैलरी सर्टिफिकेट होगा, फॉर्म 16A होगा, या बैलेंस शीट होगी। तो ये चीजें आपको इनकम, और इसके आधार पर ये लोन दिए जाते हैं। प्रश्न आता है जहां आप ट्रेडर्स को देते हैं लोन, ट्रेडर्स को, तो साहब ट्रेडर्स को जो लोन दिए जाते हैं उसमें आपको एक मेथड है जिसका नाम है टर्नओवर मेथड। टर्नओवर मेथड, 5 करोड़ तक के टर्नओवर तक आप जो है ट्रेडर्स को जो है 20% आप वर्किंग कैपिटल दे सकते हैं। तो ये बेसिक है, सब रूल्स है। तो ये आपका क्रेडिट में आपका पहला बेसिक है। दूसरा बेसिक है, अगर आपके पास बड़े एडवांस आ जाते हैं तो देखिए बड़े एडवांसेज में आपके पास जो बड़ी यूनिट्स हैं उनके आपके एडवांसेज में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको 2-3 मेथड बता देता हूँ, बाकी मैं डिटेल्स आपको, आप मेरे से संपर्क करेंगे तो मैं डिटेल्स आपको भेज सकता हूँ ईमेल के माध्यम से। तो देखिए अब जब असेसमेंट होता है, जहां असेसमेंट वाली बात आती है, जहां अप्रेजल वाली बातें थी, तो देखिए बेसिक अप्रेजल करते हैं तो आपको बैलेंस शीट लेनी पड़ेगी। और बैलेंस शीट लेने के बाद में हो सकता है आपके पास सीएमए, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा या 25 लाख से ज्यादा आपके पास सीएमए की आवश्यकता पड़ेगी। सीएमए कुछ नहीं है, ये बैलेंस शीट ही है, बैलेंस शीट के ही पार्ट है। एक ऑपरेटिंग स्टेटमेंट होता है, एक बैलेंस शीट होती है, उसके बाद में रेशियोज होते हैं, उसके बाद मार्किंग होती है जो इसमें रेटिंग आती है। तो ये सीएमए आप बनाएंगे और इसमें पार्ट क्या है, बेसिक है, इसमें प्रोजेक्टेड करंट एसेट्स, ये मेन चीज है। पहले आप प्रोजेक्टेड करंट एसेट्स ले लें और उसके बाद में फिर आप जो इसका असेसमेंट करते हैं कि कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए। इसके मेथड है, या तो आपका एमपीबीएम मेथड आएगा या आपका ऑपरेटिंग साइकिल मेथड आएगा। तो एमपीबीएम मेथड में आपके पास क्या है, एमपीबीएम मेथड में आपके पास मैक्सिमम बैंक एमपीबीएफ बैंक में पर्सनल बैंक फाइनेंस करंट एसेट्स, इसका 20% 25% मार्जिन पहले से ले लो, और जो बचे इसके बाद बचे उसमें से लेस करंट लायबिलिटी कम कर दो। ये सीधा सा मेथड। इसके बाद दूसरा जो है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड है। ऑपरेटिंग साइकिल किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कंपनी का रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल बन के तैयार होता है फिनिश गुड्स, उसके बाद वो बिकता है, वह डेटर्स में जाता है, फिर डेटर्स वापस आते हैं। ये पूरा एक साइकिल हो जाता है। और अगर ये साइकिल आपका 90 दिन का है तो साल भर के 4 साइकिल होते हैं। इसका हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब है जितना आपके पास करंट रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, बुक डेट और वापस कैश, तो ये साइकिल है कितने दिन का है। अगर ये साइकिल है 90 डेज है तो 90 डेज का अगर एक साइकिल है साहब, तो 360 दिन में 90 का भाग दे दो, 4 साइकिल हो गए। अब आप देखिए उसकी एक्सपेंसेस और कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मान लो उसका सेल है 100 और उसमें 20% मार्जिन है, साहब 80 हो गया। 80 में 4 का भाग दे दो, ये 4 का भाग दे दो, 20 उसकी रिक्वायरमेंट। ये ऑपरेटिंग साइकिल मेथड है। तो ये थोड़ी बेसिक नॉलेज अगर आपको आती है तो बोलिए जरूर, क्योंकि इसका एडिशनल बेनिफिट है। अब इस इंटरव्यू में कंक्लूडिंग पार्ट क्या होगा, देखिए कंक्लूडिंग पार्ट, और कंक्लूडिंग पार्ट में आपसे पूछा जाएगा बताइए आपको क्यों लिया जाए, आप में क्या, हाउ यू आर बेटर देन अदर्स, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस। इस प्रकार का प्रश्न जो है कंक्लूडिंग होता है। तो देखिए इस प्राय चीज को आप समराइज करिए
और है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब दीजिए। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे कि आपकी एकेडमिक स्ट्रेंथ को बताइए। बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से, उन्हें एक जो है अपने स्टडीज की हुई है, उन इंस्टीट्यूट्स का नाम अगर आपको वो अच्छा है तो बताइए उसमें। उसके बाद आपके मार्क्स होते हैं अच्छे, बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, कई बच्चे बहुत आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं तो उसको हाईलाइट करिए। उसके बाद आपके जो अचीवमेंट्स हैं, जो आपने संस्था में काम किया है, कर रहे हैं, उसमें आपके अचीवमेंट्स को बारे में बताइए। उसके बाद में आप बताइए कि जो आपकी पर्सनल स्किल्स हैं, जिसमें आप कॉन्फिडेंस है, कमिटमेंट है, इसके बाद में आप टारगेट ओरिएंटेड है, इसके बाद में आप टीम में अच्छा मैनेज कर सकते हैं, हो सकता है आपके पास कुछ एप्रिशिएशन लेटर्स हो। इन चीजों को आप हाईलाइट कीजिए जो आपकी स्ट्रेंथ में आते हैं। इस प्रकार से ये इंटरव्यू कंक्लूड होगा और उसके बाद में आपसे बोला जाए कि आप थैंक यू वेरी मच, तो इसका मतलब है कि आपका इंटरव्यू पूरा हो गया। तो दोस्तों, ये एक बेसिक चीजें इस इंटरव्यू में आपसे मैंने शेयर की हैं। ये इंटरव्यू अभी होने वाले हैं, रिसेंटली इनकी डेट भी आ चुकी थी। अब है आप इसमें अगर कोई भी बच्चा चाहता है कि आप मेरे से अभ्यास करना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन आपकी इंटरव्यू की तैयारियां कराता हूं। आजकल मैं ऑनलाइन आप करा सकता हूं, उसका मेरा नंबर है, वो नंबर आप नोट कर लीजिए 9828165558। और यही नंबर मेरा जो है व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप है। इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल सकते हैं। मैं ये तैयारियां बहुत सारे बच्चों को अभी भी करा रहा हूं। इसके लिए मैं टाइम स्लॉट देता हूं। ये 1 to 1 होती है तैयारियां, जिसमें अभ्यास कराया जाता है। उस 1 to 1 का मतलब है आपको एक फिक्स टाइम पे मैं आप टाइम दूंगा, आप उस वक्त मैं आपको ये तैयारी कराऊंगा। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप शेयर कीजिए, आप और बच्चे जो आपको जो इंटरेस्टेड है उनसे शेयर कीजिए और कॉल करिए। थैंक यू।